हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई नेगोशिएबल के कॉन्सेप्ट पूरे खत्म हो गए हैं। 4 चैप्टर थे नेगोशिएबल में हमारी बुक के अंदर। सर कैसी बातें कर रहे हो सर, अभी तो बस स्टार्ट ही करा था नेगोशिएबल। मैंने कहा अभी स्टार्ट करा था, अभी खत्म हो गया और क्या। नेगोशिएबल में दोस्तों ज्यादा कुछ है नहीं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचोगे ना, तो नेगोशिएबल में असली शुरुआत आपके बेसिक के बाद से है। इंटरमीडिएट लेवल में थोड़ा ज्यादा बड़ा है नेगोशिएबल, पर फाउंडेशन लेवल में नेगोशिएबल कुछ भी नहीं था। 9 क्लास के अंदर नेगोशिएबल खत्म कर दिया बढ़िया तरीके से, अभी छोटी छोटी क्लास में। फिर भी मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूं कि नेगोशिएबल मैंने ठीक से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया। आपको लग रहा होगा कि सर इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया चैप्टर, तो मैं आपको दिखा दूं। ये हमारा स्टडी नोट नंबर 3 हमारी बुक है ना, ये हमारी बुक है, आप जाकर चेक कर सकते हो। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया, सेक्शन 13 पढ़ाया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, याद रखो। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, और मैंने कहा था कुछ प्री एजम्पशन है जो आपको पढ़नी है। फ्री एजम्पशन पढ़ना है, पढ़ लेना, नहीं पढ़ना कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। एक दो आता है जो मैं अभी आपको एमसीक्यू में करा दूंगा। आज की एमसीक्यू क्लास है हमारी, तो एक दो आता है एमसीक्यू में आपको करा दूंगा, डिस्कस कर लूंगा इससे, ठीक है। और फिर मैंने टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया, नेगोशिएबल बाय स्टेटस और नेगोशिएबल बाय कस्टमर यूसेज, याद आ रहा है आपको। फिर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ नेगोशिएबल पढ़ाया, बियरर इंस्ट्रूमेंट, अंडरलैंड, आपके जेन्युइन, अकोमोडेशन, फिक्टिशियस, क्लीन है। अब देखो एक एक नहीं छुड़वाया, एक एक चेक कर लेना आप। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप खुद चेक कर लो। फिर मैंने पार्टी 2 नेगोशिएबल कराया, नहीं कराया? हाँ सर, पार्टी 2 नेगोशिएबल कराया। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगी हाँ वो छोड़ो। कैपेसिटी टू बिकम अ पार्टी 2 नेगोशिएबल ये भी कराया था, याद करो। यस, ये भी कराया था, पहला चैप्टर में बात कर रहा हूं मैं। ये कराने के बाद फिर मैं चला था सेकंड चैप्टर में। मैंने प्रोमिनेंट नोट की डेफिनेशन आपको सिखाया, प्रोमिनेंट नोट के फीचर्स बताए, रिक्विजिट मतलब क्या होता है, फीचर्स होते हैं, ये बताया। इसके बाद एग्जांपल्स तो मैंने वहीं दे देते एक बड़ा एग्जांपल। फिर सेक्शन 5 पढ़ाया, बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, फिर प्रोमिसरी नोट पढ़ाया, उसके एग्जांपल बता देते। फिर मैंने आपसे चेक डिस्कस करा, सेक्शन 6 पहले बेसिक बातें बताई चेक की, फिर सेक्शन 6 पे पहुंचा। फिर मैंने आपसे डिस्कस करा चेक की पार्टी, चेक के फीचर्स डिस्कस करे, वही जो मैंने पहले बेसिक बताया था। चेक रिटर्न में होना चाहिए, अनकंडीशनल साइन बाय द मेकर होना चाहिए, वर्ड और फिगर होनी चाहिए, याद करो। पहले बेसिक ये वाला, पहले ये फीचर पढ़ाए थे, फिर डेफिनेशन पहुंचा था। हु कैन क्रॉस द चेक, याद करो पिछली क्लास में लास्ट में कराया हु कैन क्रॉस द चेक। ड्रॉर, होल्डर और बैंकर, क्या है ड्रॉर, होल्डर और बैंकर। कराया नहीं कराया? कराया। ड्यू डेट और बिल ये नहीं कराया, क्यों नहीं कराया? बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ाया आपने, अकाउंटिंग के अंदर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ा है दोस्तों, वहां मैंने ढंग से बता रखा है इसको, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा है। अगर आपने हमेशा अकाउंटिंग की क्लास नहीं ली तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आपने कहीं ना कहीं बिल ऑफ एक्सचेंज में अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। डे ऑफ ग्रेस मिलती है, 3 दिन की ग्रेस मिलती है। अगर हॉलीडे आता है आपके पास, एक सडनली हॉलीडे आता है तो 1 दिन बाद होगा। अब पब्लिक हॉलीडे तो 1 दिन पहले आपको बिल डिपॉजिट कराना पड़ेगा, वो सब, ठीक है। फिर डिसीजन पहुंचे, ये मैंने ये नहीं कराया, इंपॉर्टेंट नहीं है। पेमेंट इन ड्यू कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कब पेमेंट करनी होती है, क्या ड्यू डेट होती है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है। ये चीज जो चीज है तो छुड़वाई नॉर्मल है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या करना उसको फायदा। जितना मैंने कराया ना 100% एमसीक्यू होंगे दोस्तों, 100% डिफरेंस भी बताए थे तीनों में। फिर मैंने क्रॉसिंग स्टार्ट करा, सेक्शन 123 से 131, मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग पढ़ाया, ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग पढ़ाया, जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग पढ़ाया। जनरल के अंदर ये बताया, इफेक्ट्स में आपको बताता गया, मन बोलते गया, साथ साथ इफेक्ट लिखवाए नहीं पर बोला है मैंने आपको कि इसके अंदर ये बेनिफिट है, इसके अंदर ये बेनिफिट है, पैसा ओवर द काउंटर नहीं मिल सकता। स्पेशल क्रॉसिंग बताया, डायग्राम भी बनाए। इफेक्ट स्पेशल क्रॉसिंग मैंने बताया नहीं था आपके पास कि ओवर द पेमेंट काउंटर वगैरह। इफेक्ट्स आपको अगर पढ़ना है पढ़ लेना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इफेक्ट्स, क्योंकि पहले ही पता चलता है कि हर एक चीज का फीचर्स पता है। अकाउंट पे क्रॉसिंग बताया, और यहां पर क्या लिखा देखना, द अदर टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग विल डिफाइन नॉट डिफाइन इन द एक्ट बट प्रेजेंट यूज इन स्टेटस क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग। ये वाला चेक जो है डिफाइन नहीं कराया गया, फिर भी इसको बताया गया है, लॉ के अंदर बता दिया गया है। फिर नॉट नेगोशिएबल क्रॉसिंग कराया मैंने आपको, डबल क्रॉसिंग कराया, और हु कैन क्रॉस द चेक फिर दोबारा आ गया यहाँ पर, इसलिए मैंने लाइन में कराया क्योंकि यहाँ पर लाइन में था। खत्म। अब मुझे बताओ, एक पॉइंट छुड़वाया था मैंने, 2 चीज छुड़वाई। एक तो बिल कब मैच्योरिटी होनी चाहिए, मैच्योरिटी डेट क्या होनी चाहिए। मैं मानकर चलता हूँ अकाउंटेंसी के अंदर आपने ढंग से पढ़ा होगा, इसलिए मैंने छुड़वा दिया कि डे ऑफ ग्रेस का कंसेप्ट वाला आपको पढ़ा होगा। और पेमेंट ऑन ड्यू डेट है, ड्यू डेट पे पेमेंट करना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए। अब दोस्तों हम चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हम एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स। आज हमारा जो टारगेट है फिलअप करना, ट्रू फॉल्स करना और मैचिंग करना। एमसीक्यू मैं नेक्स्ट क्लास में करा सकता हूं आपको, या इसी क्लास में अगर टाइम मिला तो कराऊंगा, ठीक है। तो फिलअप से स्टार्टिंग करना है। ये क्लास देखने से पहले आप एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज करोगे।
अदरवाइज कुछ नहीं आएगा समझ में। अब वो अलग चीज है कि मैं ये बता दूं कि भाई ये यहाँ पढ़ा था, ये यहाँ पढ़ा था और दिखा भी दूं, तो वो फायदा नहीं है। खुद से पढ़ो, आप खुद से रिवीजन करो और हमेशा कोशिश करा करो कि आप ना खुद से पढ़ा करो, खुद से ही एमसीक्यू वगैरह करा करो। जब कोई पर्टिकुलर चीज समझ ना आए तो ही क्लास को देखे करो, और कोई अगर लग रहा है कि यार ये मैं को गलत समझ रहा हूँ, ये इसको समझने में मेरे को गलती हो रही है, तो देखा करो। देखा तो करो पर अपने करने के बाद देखा करो, पहले खुद से ट्राई करा करो। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो ये तो आपको जरूरत ही नहीं है, ये तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो ही गया है। हर जगह मतलब हर एक्ट के अंदर इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर है, तो होल ऑफ इंडिया लिखा करेंगे आज के बाद, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 कम इनटू फोर्स कितने तारीख को आया था, मैंने आपको डेट बताई थी दोस्तों, ये डेट मैंने आपको बताई थी, ये डेट आप वहां से देखेंगे कौन सी डेट थी ये, ठीक है, जिस दिन से ये एप्लीकेबल हुआ था, ठीक है। ये डेट थी 1 मार्च 1882 में, बना था 1881 के अंदर, बिल ड्राफ्ट हो गया था, बन चुका था, पर ये जनरल पब्लिक को कब अप्लाई हुआ, 1 मार्च 1882, याद रखना ये डेट 1882 में हुआ था। भले ही इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया था 1881 के अंदर, पर 1 साल बाद आया था ये बिल, मतलब पब्लिक के लिए एप्लीकेबल 1 साल बाद हुआ था। द टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन इन सेक्शन, बताओ कौन सेक्शन में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन करा, बताया सेक्शन 13। सेक्शन 4 है प्रोमिसरी नोट का, सेक्शन 5 है बिल ऑफ एक्सचेंज का, सेक्शन 6 है चेक का, और सेक्शन 13 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन का। सेक्शन 13 में आपको ये बताया गया था। द अंडरटेक कंटेन द प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, द अंडरटेक कंटेन अ प्रोमिसरी नोट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज एक मिनट, हाँ, इज अनकंडीशनल, बिल्कुल सही। आप डेफिनेशन को देखो, द अंडरटेकिंग कंटेन इन अ प्रोमिसरी नोट, प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन उठाओ, वहां पर क्या लिखा था, अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपके पास रहेगा। एन इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट इन द वे, जो इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट रहता है उसको इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, बताया था क्लासिफिकेशन में। द बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन एन क्या डैश ऑर्डर, क्या अनकंडीशनल ऑर्डर दोस्तों, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो चाहे प्रोमिसरी नोट है, दोनों के अंदर क्या है, अनकंडीशनल ऑर्डर। एक में अंडरटेकिंग है और एक में क्या था दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं एक बार। डिफरेंसेस क्या था दोनों में, एक वर्ड का डिफरेंस था, पता आपको कौन से वर्ड का डिफरेंस था। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होता अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रोमिसरी नोट में लिखा होता अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, यही डिफरेंस है, बाकी पूरा सेम है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा ध्यान रखना अनकंडीशनल ऑर्डर होता है दोस्तों, और प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, दोनों में डिफरेंस है। प्रोमिसरी नोट बनाने वाला जो मेकर होता है वही प्रॉमिस करता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज वो पर्सन होता है जो बनाता है, इसके बाद बीआर होता है, वो ऑर्डर देता है। अंडरटेकिंग का मतलब जिसने बिल बना, जिसने प्रोमिसरी नोट प्रॉमिस कर रहा है पे करने का, दैट इज कॉल्ड अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। और ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर का मतलब क्या है कि बनाने वाला कोई और है, पे करने वाला कोई और है, तो ऑर्डर देगा भाई मेरी जगह पर, तो इसको पे कर दे, ऑर्डर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में आता अनकंडीशनल ऑर्डर और प्रोमिसरी नोट में आता अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ऑर्डर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज में, अंडरटेकिंग आता है उसमें प्रोमिसरी नोट पे। तो यहां अनकंडीशनल ऑर्डर है दोस्तों, इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज बोला। और यहां प्रोमिसरी नोट था तो यहां देखो अंडरटेकिंग था, तो क्या था, अनकंडीशनल। अंडरटेकिंग का मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन प्रॉमिस करेगा वही पे करेगा, जिसके बाद बी प्रोमिसरी नोट है वही पे करेगा, अंडरटेकिंग। The grace period of the payment of negotiable instrument payable on demand is dash day or month। आप सभी को पता है ग्रेस डे कितने दिन का होता है, मंथ का तो होता नहीं, कितने दिन का होता है, 3 दिन का ग्रेस डे पीरियड होता है दोस्तों, 3 दिन का। The term check electronic form is defined in section 118 under section 6, चेक की डेफिनेशन 6 में। याद रखना, सेक्शन याद करना, 4 सेक्शन है जो याद करना है। 13 सेक्शन, सेक्शन 13 है नेगोशिएबल का, सेक्शन 4 है प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 5 है बिल ऑफ एक्सचेंज और सेक्शन 6 है चेक का। चेक याद रखो, सेक्शन 6 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है और चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज भी बोलेगा। अब बीआरएन इंस्ट्रूमेंट इज नेगोशिएटेड बाय, अच्छा नेगोशिएट कैसे कर सकते हैं, ट्रांसफर करके, मतलब एंडोस कर सकते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को, याद है। बीआरएन इंस्ट्रूमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, एंडोस कर सकते हैं। एंडोस का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एंडोस्ड। एंडोसमेंट, एंडोसमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रांसफरेबल, एक जगह से दूसरी जगह को हम बीआरएन इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ है वो, सेल्फ जिस चेक में सेल्फ लिखा होता है वो बीआरएन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो सेल्फ आप भी ले जाओ, चाहे आप ले जाओ, चाहे कोई भी ले जाओ, पैसा मिल जाएगा उसको, ठीक है। डैश पार्टी आर इन्वॉल्व, 3 पार्टी बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है, 2 पार्टी प्रोमिसरी नोट में होती है, 3 पार्टी चेक में होती है। कितना सिंपल है, ऐसे ही आता है पेपर में। हाँ आता है, यही आता है दोस्तों, मजाक नहीं कर रहा। व्हेन अ चेक इज पेबल अक्रॉस द काउंटर ऑफ द बैंक इज कॉल्ड, जब कोई चेक काउंटर में
होता है, जब कोई चेक काउंटर में होता है तो क्या होता है वो सर, जब काउंटर पे पेमेंट हो जाती है चेक की, दो चेक बताते हैं, ऑर्डर चेक और बियर चेक, दोनों की पेमेंट काउंटर में होते है। इसका पता ऊपर क्या बताया था, ओपन चेक, ज्यादा मैंने बताया था। तो दो टाइप के चेक होते हैं, एक होता है ओपन चेक, होता है क्रॉस चेक। ओपन के अंदर फर्दर दो टाइप होते हैं, ऑर्डर और बियर। तो जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई काउंटर पेमेंट किसकी होती है, तो आप ये नहीं कहोगे बियर चेक या ऑर्डर चेक, आप कहोगे ओपन चेक, क्योंकि दोनों की पेमेंट होती है काउंटर पे। ऑर्डर चेक की पेमेंट काउंटर में होती है, बियर चेक की भी काउंटर पेमेंट होती है, इसलिए ओपन चेक आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, ओपन चेक आएगा, दोनों की पेमेंट। डैश डे गे पीरियड अलाउड फॉर द पेमेंट ऑफ चेक, कितने दिन का ग्रेस डे पीरियड होता है, 0 दिन का। मैंने आपको पहले ही समझाया था कि चेक के अंदर कोई भी डे ऑफ ग्रेस नहीं मिलती, याद करो, डिफरेंसेस में सिखाया था, चेक के अंदर कोई भी डे ऑफ ग्रेस नहीं मिलता दोस्तों। 3 महीने वैलिड रहता है, 3 महीने का खत्म, अगर एक्सपायर हो गया तो उसका खत्म, चेक दोबारा बनाओ, ग्रेस डे नहीं मिलेगा चेक के अंदर। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डे ऑफ ग्रेस होता है, चेक के अंदर नहीं होता, ये बोल रहा था मोस्ट टाइम। अ चेक इज पेबल ऑन डिमांड, मुंह से निकल जाता है, चेक इज पेबल ऑन डिमांड, जब जाओगे तब पैसा मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑन डिमांड। जब पैसा मांगोगे बैंक से तब पैसा देगा बैंक आपको, चेक इज पेबल ऑन डिमांड। क्या क्लियर है या नहीं है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पूरे पेपर के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। ना आपको स्कैनर करने की जरूरत है, स्कैनर कर लेना, वैसे स्कैनर आप देखना घुटाकर, नेगोशिएबल क्वेश्चन सिर्फ स्टडी मैट से ही आता है। एक तरीके कह सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन थोड़ा देखो, कॉन्ट्रैक्ट का भी 100% स्टडी मैट से आया था, सेल ऑफ गुड्स का थोड़ा आ गया सकता है कि भाई कहीं से पूछ ले। मैं कह रहा हूं फाउंडेशन के अलावा, फाउंडेशन में स्टडी मैट से कुछ सभी सारा कुछ स्टडी मैट से आता है, स्टडी मैट के अलावा कहीं से नहीं आता पेपर में, कहीं से नहीं आता दोस्तों स्टडी मैट के अलावा पेपर में। तो कृपया करके आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, अगर आप एक क्वेश्चन को 5 बार भी करते हो ना, एक एमसीक्यू 5 बार भी करते हो, 5 बार लिख लिख के करते हो, मैं कह रहा हूं बहुत अच्छे नंबर आएंगे भाई, 90 प्लस स्कोर करोगे आप, 90 प्लस। बात तो मानो एक बार, एमसीक्यू को 60 नंबर के तो एमसीक्यू आते हैं, तो एमसीक्यू को अगर 5-5 बार भी करते हो तो आपके पास बहुत, आप रट जाओ एमसीक्यू सारे, समझा रहा हूं, रटो, मतलब मुंह देखते ही पता चल जाए कि आंसर ये है, देखते ऐसा फील आ रहा होगा ना, आप 100% 90 प्लस करोगे। और बच्चे करते हैं, अब इनको लेते हैं साइड में पहले, अब इनको लेते हैं, ये करीब आपके पास कितने हैं, ये बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है दोस्तों। आप 2-2 मिनट में निकाल दोगे इसका आंसर। 45 है ये। पहले मैचिंग करेंगे, मैचिंग देखो, सेक्शन याद है ना, बस एक सेक्शन होता है 8, सेक्शन 8 किसका होता है, होल्डर का। सेक्शन 9 किसका होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। बस 5 सेक्शन याद कर लो। सबसे पहले गिनो मेरे साथ, सेक्शन बताओ। सेक्शन 4 प्रोमिसरी नोट का, क्या बोलेंगे। सेक्शन 4 किसका होगा, प्रोमिसरी नोट का। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज का। सेक्शन 6 चेक का। सेक्शन 8 7 को भूल जाओ, 8 होल्डर का, 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स का, और 10 11 12 भूल जाओ, 13 पहुंच जाओ नेगोशिएबल का। ये इतने सेक्शन याद कर लो, बस खत्म। सेक्शन 4 किसका, प्रोमिसरी नोट, याद से बोलो। सेक्शन 4 किसका, प्रोमिसरी नोट, मन में बोल लो। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 6 प्रोमिसरी नोट, ऐसे याद करो, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स, और आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन है 4 5 6 8 9 और 13। तो ठीक है भाई, तो सेक्शन 4 किसका, प्रोमिसरी नोट। सेक्शन 5 किसका, बिल ऑफ एक्सचेंज। सेक्शन 6 किसका, चेक का। फिर किस पे पहुंचेंगे, 8 पे, 8 होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स 9, फिर 13 नेगोशिएबल। याद रहेगा। अब बताओ नेगोशिएबल का क्या था, सेक्शन 13। आ जाओ भाई, सेक्शन 13। प्रोमिसरी नोट का सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन 5, चेक का सेक्शन 6, होल्डर का सेक्शन 8 और होल्डर इन ड्यू कोर्स का सेक्शन 9। बस याद रहेगी बात, ये सेक्शन याद करो, खत्म। देखो यहां आ गया, होल्डर इन ड्यू कोर्स सेक्शन 9। डे ऑफ ग्रेस, ग्रेस डे में कितना दिन मिलता है, 3 दिन मिलते हैं। प्रोमिसरी नोट इनकोटेड इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, जो इनकम्प्लीट होता है। याद अभी कहा था, ऐसा डॉक्यूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट है नेचर है, तो क्या इनकोटेड, इसमें अमाउंट में ब्लैंक लिखा होता है। याद करो वो एग्जांपल जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम अप्रोक्सीमेटली काम करा, सर्विस दी, पर सर्विस का अमाउंट नहीं है तो अप्रोक्सीमेटली एक स्टैंप लगा देते हैं, उसकी वैल्यू होती है कुछ ना कुछ। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज अंडरटेकिंग ऑर्डर, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है, याद रहेगी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज अनकंडीशनल ऑर्डर, प्रोमिसरी नोट अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। क्लियर है, सिंपल। आओ दोस्तों, अब मैच द फॉलोइंग थर्ड करते हैं। कॉलम 1 कॉलम 2 आपको दे रखा है। अब दो बात समझना, दो बात समझेंगे। कौन कौन सी 2 बात समझेंगे, ध्यान देना, 2 बातों को ध्यान सुनोगे। देखो सेक्शन 6 जो है, सेक्शन 6 जो है वो हम बताता है चेक कहते किसे हैं, और सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1A हमें बताता है चेक एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है। क्या बोलोगे बताओ। सेक्शन 6 जो है वो हमें बताता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेक, और सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन होता है। सेक्शन के नीचे कभी कभी क्या होता है, एक्सप्लेनेशन, उनको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। तो एक्सप्लेनेशन 1 का A पार्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन ऐसा होगा, एक्सप्लेनेशन होगा 1
2 3 और 1 के होंगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, 2 के होंगे ए पार्ट, बी पार्ट, सी के होंगे। तो सेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन का 1 2 3 होगा, एक्सप्लेनेशन 1 का पहला ए पार्ट, ऐसा बोलते हैं एक्सप्लेनेशन 1 सब सेक्शन ए। तो सेक्शन 6 चेक का है और सेक्शन 6 का एक्सप्लेनेशन 1A बताता है चेक एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ चेक इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो आप कहोगे सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1A में डिफाइन है, 1A में बताया गया है कि एक चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, क्लियर है नहीं है? तो एक ऊपर भी आया था ना एमसी, उसमें भी चेंज कर लो आप थोड़ा, यहां पर आया था कि सेक्शन चेक जो है आपके पास चेक, एक मिनट कहां था वो, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और जब भी बात करेगा द टर्म चेक इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एक चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है, तो सेक्शन 6 में नहीं, सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1A में बताया गया है। तो लिखोगे एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 6, सेक्शन 6 का 1A में बताया गया है एक चेक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। और चेक का डेफिनेशन सेक्शन 6 में है, सिर्फ सेक्शन 6 बताता है डिफिनेशन ऑफ चेक, और सेक्शन 6 के एक्सप्लेनेशन 1A में बताया है चेक इज एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। क्लियर है? क्लियर। सेक्शन याद करवा दिया मैंने आपको। ठीक है, बच्चा की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होगा तो एक्सप्लेनेशन 1A टू सेक्शन 6 ऐसे लिखते हैं, लिखने का तरीका यही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद और बिल ऑफ एक्सचेंज चेक क्या होता है? ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड, चेक हमेशा क्या होता है? पेबल ऑन डिमांड होता है दोस्तों। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, उसके बाद ही हम आगे के एमसीक्यू मैचिंग कर पाएंगे, वो सुनते हैं। याद है मैंने आपको कहा था कि मेरे को आपको पढ़ाना है डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। क्या मतलब हुआ? ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देना। मैंने बताया था ओपन चेक हमारे लिए कितने टाइप के होते हैं? ओपन चेक कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, एक बियरर होता है और एक ऑर्डर होता है ना? एक बियरर होता है, एक ऑर्डर होता है। दोस्तों बियरर हमेशा डिलीवरी से होता है, मेयर डिलीवरी, और ऑर्डर हमेशा एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से होता है। ये बात ध्यान रखना, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी मतलब दोनों होना चाहिए, एंडोर्समेंट भी होनी चाहिए और डिलीवरी भी होना चाहिए। सर बियरर के अंदर एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती, बियरर के अंदर सिर्फ डिलीवरी से काम चल जाता है। अब ये मतलब क्या होता है? ओपन चेक 2 टाइप के होते हैं, बियरर और ऑर्डर, बियर और ऑर्डर। अब बियर जो होता है दोस्तों मेयर डिलीवरी से होता है, और ऑर्डर जो चेक होता है वो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से, दोनों से होता है। अब ध्यान देना कि मेयर डिलीवरी और एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी का मतलब क्या है, ध्यान सुनो। बियरर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट में उसका नाम नहीं लिखते। जैसे कि मैंने एक चेक बनाया, अब वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, वो प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। तो मैंने इसमें बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है और प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया, यहां मैंने लिख दिया पे टू मिस्टर ए को पे करना। ठीक है, पे टू मिस्टर ए को पे कर रहे हैं और यहां पर मैंने इसमें साइन कर दिया, यहां पर उसने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया। अब मान लो आप मिस्टर ए हो, मैंने आपको ये दे दिया। अब दोस्तों यहां पर नाम आ गया, और जब अगर ये नाम आ गया तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट बन गया। हो गया नहीं हो गया? कौन सा इंस्ट्रूमेंट बन गया दोस्तों? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। अच्छा यहां पर ओपन चेक की जगह इंस्ट्रूमेंट लिख देता हूं, इंस्ट्रूमेंट में 3 आ जाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के बताए मैंने? इंस्ट्रूमेंट तो वैसे बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन करा था मैंने, बियरर इंस्ट्रूमेंट और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। जब हम किसी का नाम उस डॉक्यूमेंट में लिख देते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। और जब हम नाम लिखते क्या लिखते हैं? सेल्फ वर्ड का यूज करते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बियरर इंस्ट्रूमेंट। यही बोला था, सेल्फ, पे टू सेल्फ, सॉरी, पे टू का यहां पर लिखा होता है और यहां पर क्या लिखा होता है? सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन गया दोस्तों? ये इंस्ट्रूमेंट बन गया बियरर इंस्ट्रूमेंट। यही पता समझ में आया था नहीं आता? हाँ सर, ये तो बात आपने समझाई थी। अब दोस्तों बियरर इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी के लिए होता है, सिर्फ डिलीवरी से होता है, एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती। अब एंडोर्समेंट का मतलब क्या हो? अब मेरी बात समझना, पहले डिलीवरी का मतलब क्या था? आपने मुझे ये सेल्फ चेक दे दिया, ये चेक मैं जिस मर्जी के पास उसको ऐसे पकड़ा सकता हूं, ऐसे, ये ले भाई ये पकड़ ले। मुझे इस चेक का उसके नाम ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। आपने मुझे कोई चेक दिया दोस्तों और ये चेक मेरे को ऐसे पकड़ा, सेल्फ लिखा था, किसी का नाम नहीं लिखा, मतलब बियरर इंस्ट्रूमेंट है। इस चेक को मैं कमल को भी दे दूंगा, मैं राम को भी दे सकता हूं, मैं श्याम को भी दे सकता हूं, मैं हनुमान जी को भी दे सकता हूं, किसी को भी दे सकता हूं। दे सकता हूं नहीं दे सकता? बिल्कुल सर आराम से दे सकते हैं। तो दोस्तों जब कोई भी बियरर इंस्ट्रूमेंट
जिसमें किसी का नाम नहीं होता उसको एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती। एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है वो भी सिखाऊंगा। ये समझो, एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती, उसको हम डायरेक्ट डिलीवरी के तौर पर मतलब सीधा ही पकड़ा सकते हैं। आपको मान लो मेरे को किसी ने चेक दिया, मैंने कहा भाई ये चेक सेल्फ चेक है, तो ये चेक मैंने आपको ऐसे ही पकड़ा दिया। ये हो गई मेयर डिलीवरी। मेयर मतलब ओनली। मेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? मेयर डिलीवरी का मतलब क्या होगा, कैसे होगी मेयर डिलीवरी? मेयर मतलब होता है ओनली, सिर्फ डिलीवरी के थ्रू ही इसको ट्रांसफर करा जा सकता है। अब एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? एंडोर्समेंट का मतलब है जब कोई डॉक्यूमेंट में किसी का नाम होता है। तो मान लो मुझे डॉक्यूमेंट मिला तो मेरा नाम लिखा गया था, तो मेरे पे अब अधिकार आ गया कि अब मैं इसको ट्रांसफर कर सकता हूं किसी दूसरे पर्सन को। पर जब मिस्टर पे टू मिस्टर ए, मान लो यहां पर ए के पास अधिकार आ गया, हमारा पे टू मिस्टर डी, मतलब मेरे पास आ गया अधिकार। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इसकी बैक साइड में लिखूंगा कि ट्रांसफरिंग टू स्टूडेंट, मतलब आपको ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने क्या करा, पे टू मिस्टर डी, अगर किसी ने मुझे क्या दिया, चेक दिया, उसमें मेरा नाम है। अब इस नाम पे मैं ही जा सकता हूं, तो मैंने यहां पर पीछे बैक साइड में लिख दिया नेगोशिएटिंग, मतलब ट्रांसफर कर रहा हूं, एंडोर्स कर रहा हूं। एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, यहां से यहां पर ट्रांसफर कर रहा हूं मिस्टर स्टूडेंट को। आया समझ में नहीं आ रहा? मिस्टर स्टूडेंट को ट्रांसफर कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पहले आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर मतलब आपका नाम अगर लिखा है तो पहले आपको कहना पड़ेगा, पीछे बैक साइड में लिखना पड़ेगा उस डॉक्यूमेंट के कि मैं एक यहां से वहां पर इसको क्या कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ट्रांसफर कर रहा हूं। क्लियर है या नहीं है? तो दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। तो जब भी किसी का नाम उस बिल ऑफ एक्सचेंज, उस प्रोमिसरी नोट या उस चेक में लिखा होता है तो उसके पास अधिकार होता है कि अब वो किसी और को देगा, पर ऐसे ही नहीं पकड़ा देगा, पहले उसके ट्रांसफर करेगा उसके नाम। कैसे करेगा कि मैं उसमें बैक साइड में लिखेगा चेक बिल ऑफ एक्सचेंज के, कहेगा कि मिस्टर डी ने मिस्टर एस को, एस फॉर स्टूडेंट को ट्रांसफर कर दिया है, एंडोर्स कर दिया। एंडोर्समेंट का बैक साइड में लिखेगा, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट, और फिर लिखने के बाद उसको पकड़ा देगा, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। तो मतलब क्या है, मतलब ये ध्यान देना कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में पहले एंडोर्समेंट करा जाएगा। मतलब क्या करा जाएगा, पहले उसका नाम बैक साइड में लिखकर उसमें नाम लिखा जाएगा कि यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है, और फिर उसको पकड़ा दिया जाएगा। पकड़ाने को कहते हैं डिलीवरी। पर बियरर में नाम नहीं लिखते, क्योंकि बियर में तो जब मिलता है तो मेरा नाम लिखा तो मैं दूसरे का नाम क्यों लिखूं, मैं भी ऐसे ही पकड़ा दूंगा। इसलिए याद रखना, बियरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर कभी भी एंडोर्समेंट नहीं करना पड़ता। एंडोर्समेंट कैसे करते हैं, बैक साइड पर उस पर्सन को जिसको ट्रांसफर कर रहे हो उसका नाम लिखते हैं। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट में तो किसी का नाम नहीं होता, तो जिस मर्जी चाहे उसको पकड़ा दो, वो निकाल सकता है कैश। पर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के अंदर नाम लिखा होता है, तो उस पर्सन को अब जिसका नाम लिखा है उसके बाद अधिकार आ गया, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद बियर आ गया, तो अब वो किसी को भी ट्रांसफर करेगा तो पहले उसका नाम लिखेगा कि भाई मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। फिर उसको पकड़ाएगा, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। तो बियरर इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम नहीं होता, इसलिए एंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं होती, सीधा डिलीवरी कर सकते, सीधा पोजीशन दे दो। और जब किसी का नाम लिखा होता है, दैट इज ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, तो वहां पर एंडोर्समेंट पहले नाम को ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसके नाम लिखना पड़ेगा उसके बैक साइड में, फिर डिलीवरी करनी पड़ेगी, फिर पोजीशन देना पड़ेगा। तो याद रहेगी कि जो बियरर इंस्ट्रूमेंट होता है वो हमेशा मेयर डिलीवरी होती है। मेयर डिलीवरी मतलब सिर्फ डिलीवरी, ओनली डिलीवरी। पर जो एंडोर्समेंट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें नाम होता है, तो पहले एंडोर्समेंट करा जाएगा, पहले बैक साइड में उसके नाम पर ट्रांसफर करा जाएगा, फिर उसको पहुंचाया जाएगा। तो जिसको एंडोर्समेंट करा, फिर डिलीवरी कर दी। क्लियर है नहीं है? अब जाए बताना, बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, सिर्फ मेयर डिलीवरी होते हैं। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होते हैं। पहले एंडोर्समेंट करना पड़ता है, प्लस मींस एंड मतलब प्लस, साथ में डिलीवरी भी करनी पड़ेगी, पोजीशन भी देना। पोजीशन देना मींस डिलीवरी करना, जिसमें एक नाम से दूसरे। अब जब बियर इंस्ट्रूमेंट में किसी का नाम नहीं लिखा तो वो क्यों डिलीवरी करेगा, वो क्यों एंडोर्समेंट करेगा? एंडोर्समेंट तब करो जब किसी का नाम लिखा होता है और दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करना होता है, तब एंडोर्समेंट आता है। और लास्ट में बिल ऑफ एक्सचेंज डज नॉट रिक्वायर्ड क्रॉसिंग। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्रॉसिंग लगाने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ चेक के अंदर क्रॉसिंग लगता है दोस्तों। क्लियर है नहीं है? समझ में आ गया? यहां हमने मैचिंग भी कर ली अपना। अब कर लेते हैं, आपके पास 10 आपके पास ट्रू फॉल्स भी है, तो वो भी देख लेते हैं। आओ, ट्रू फॉल्स के बाद अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में करेंगे एमसीक्यू वगैरह और खत्म करते हैं उसको। कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर एट इन्फिनिटम। इन्फिनिटम मतलब एनी नंबर ऑफ टाइम। इन्फिनिटम मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है। एट इन्फिनिटम मतलब होता है एनी नंबर ऑफ टाइम। यस, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टर्स में लिखा है फ्री एंड इनन्यूमरेबल।
कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा है ना, फ्री एंड इन्यूमरेबल, जितनी मर्जी का, बिल्कुल सही है, जितनी मर्जी बार ट्रांसफर कर सकते हो आप। अब कह रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी ट्रांसफर विद डिलीवरी। अच्छा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हो सकता है? ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? ऑर्डर भी हो सकता है, बियर भी हो सकता है। अब कह रहा है सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी से ट्रांसफर हो सकता है, नहीं, एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी से तो हो सकता है। तो गलत है या नहीं है? यस। यहां पर सिर्फ ये लिखना गलत हो जाएगा। अगर ये लिखता ना कि बियर इंस्ट्रूमेंट से डिलीवरी से होता तो मैं ट्रू कहता, पर इसने कह दिया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट तो ऑर्डर भी आ जाता है, पर ऑर्डर तो एंडोर्समेंट करना होता है, फिर डिलीवरी होती है, इसलिए यहां पर गलत लिख दिया। यहां पर गलत है, यहां पर ऐसे लिखता कि अगर बियरर इंस्ट्रूमेंट मे बी ट्रांसफर टू मे बी मियर डिलीवरी तो मैं ट्रू कहता, पर यहां पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वर्ड का यूज करा और उसके अंदर दोनों आ जाएंगे, बियरर और ऑर्डर। और ऑर्डर के अंदर पहले एंडोर्समेंट होता है, फिर डिलीवरी होती है, पहले उसका नाम करा जाता है, फिर उसको पहुंचाया जाता है। द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑन हिज नेम। बिल्कुल सही दोस्तों, होल्डर ऑफ ड्यू कोर्स क्या कर सकता है? जिसपे वो नाम लिखा होगा उस पे वो स्यू कर सकता है जब मर्जी चाहे, मतलब अपने नाम पे वो स्यू कर सकता है। भाई होल्डर इन ड्यू कोर्स को स्पेशल प्रिविलेजेस मिली थी, कहा था भाई वो जब भी लेता है तो एकदम गुड फेथ में लेता है, दूसरों का उसने फ्रॉड भी कराया था और उसने वो नहीं जानता उसके फ्रॉड को, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। अब वो चाहे तो वो उस पर केस भी कर सकता है, अगले पर्सन पे, आगे किसी पर्सन पे भी केस कर सकता है। ठीक है, चलो भाई बिल्कुल सही है। तो फॉल्स क्यों लिख दिया मैंने? ये ट्रू आएगा, ट्रू आएगा दोस्त, फॉल्स थोड़ा ना आएगा, ट्रू। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास नेगोशिएबल कैन स्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, अपने नाम से कहेगा भाई ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेरे नाम पर है और मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं, इसका मतलब मैंने ये गुड फेथ में लिया है, मैं नहीं जानता था ये फ्रॉड से है, तो मैं उस पैसे वाले पर्सन पे केस कर सकता हूं जिसने मुझे फ्रॉड पे दिया, पर मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स हूं। The negotiable instrument subject to certain presumption listed under section 119 देखो ना, कहा था ना एक क्वेश्चन आएगा प्री assumption के बेसिस पर, जहां पर डेट, टाइम और ट्रांसफर एंडोर्समेंट लिखना जरूरी होता है दोस्तों, या नहीं होता? मतलब क्या कहता है, ध्यान देना। देखो मैंने एक प्रीजम्पशन में आपको बताया था कि इसको आप पढ़ लेना या तो आप इसमें देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो लाइन पढ़ना, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रीजम्पशन लिस्टेड अंडर सेक्शन 119 एज टू कंसीडर डेट, टाइम, एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर एंडोर्समेंट एक्सेट्रा। अब इधर पढ़ना थोड़ा, मैं आपको वहां ले चलता हूं जहां पर ये प्री असम्पशन थी। ये रही। अब सबसे पहले तो आप ये देखो, स्पेशल प्री असम्पशन मतलब हम ये चीज पहले से प्री अज्यूम कर लेंगे कि भाई ये होनी चाहिए, ये मान लेंगे इसकी। कंसीडर, कंसिडरेशन, हैव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड ड्रॉन बाय द फॉर कंसिडरेशन, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जब ड्रॉ होता है वो कंसिडरेशन से ड्रॉ होना चाहिए। दूसरा मतलब समथिंग इन रिटर्न, अगर मैं कुछ बदले में दे दूं तो बदले में कुछ भी मिलना चाहिए। सच नेगोशिएबल एक्सेप्टेड एंडोर्समेंट नेगोशिएटेड एंड ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, उसको डेट क्या होना चाहिए? एवरी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बेयर अ डेट व्हेन मेड इन अ ड्रॉन ऑन द डेट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डेट जरूरी होनी चाहिए। एट टाइम प्रीएम्पशन, टाइम ऑफ ट्रांसफर। बट सोचो कि सेक्शन 119 किसका है? फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड का है, और वहां पर कह रहा है कि सेक्शन 119 के अंदर ये सारी बातें लिखी है। ये किसी में प्रीजम्पशन किसी में नहीं लिखा, सेक्शन 119 सिर्फ फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड का है दोस्तों। सेक्शन 119 किसका है? फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड का। आप वहां पर जाओ, वापिस चलते हैं और देखते हैं सेक्शन 119 की बात करी थी। ये कहता है जितनी भी प्री असम्पशन है, प्री असम्पशन के लिए सेक्शन नहीं है 119-20, प्री असम्पशन के लिए सिर्फ कोई सेक्शन नहीं है। यहाँ का लिखा है देखो, द नेगोशिएबल इज सब्जेक्ट टू सर्टेन प्रीजम्पशन लिस्टेड अंडर सेक्शन 119। 119 के अंदर तो डिसऑनर्ड की बातें लिखी गई है कि अगर सेक्शन डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो ना इंटरमीडिएट लेवल पर बहुत डिटेल में पढ़ोगे, डिसऑनर्ड का पूरा चैप्टर है। ठीक है, जैसे क्रॉसिंग चैप्टर था ना, ऐसे डिसऑनर्ड पे बेस पूरा चैप्टर है, ऐसे एंडोर्समेंट पे बेस पूरा चैप्टर है। पर अभी समझो कि जितनी भी प्रीजम्पशन लिखी होती है वो किसी सेक्शन के अंदर नहीं लिखी है, सेक्शन 119 के अंदर नहीं लिखी, 120 के अंदर लिखी है। 119 के अंदर फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड लिखा हुआ है दोस्तों। तो यहां पर इसको फॉल्स ले कहूंगा, क्योंकि यहां पर बात करी थी सिर्फ सेक्शन की। क्या ये सारी बातें टाइम पे हो, कंसिडरेशन हो, ये सारी कोई देखा था? ये सेक्शन कहां था? बिल्कुल फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड पे था। इसका मतलब फैक्ट ऑफ डिसऑनर्ड का सेक्शन 119 है और ऊपर टाइम, ट्रांसफर, एंडोर्समेंट, कंसिडरेशन का सेक्शन कुछ भी नहीं है। फॉल्स आंसर है। क्या था? ये है। ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट विद अ ब्लैंक डीड ट्रांसफर, डिपॉजिट रिसीव एंड मेट रिसीव आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। शेयर सर्टिफिकेट, डिपॉजिट रिसीव और मेट रिसीव वो लिखवाई थी लिस्ट, वहां पर एक लिस्ट में और ऐड कर देना मेट रिसिप्ट। ठीक, और मैंने कहा था ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, शेयर सर्टिफिकेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, डिपॉजिट रिसीव नहीं होता, और मेट रिसीव वहां पर और ऐड कर देना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या नहीं होता? फॉल्स है दोस्तों। ये कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, हमने कहा नहीं है दोस्तों, फॉल्स है। तो शेयर सर्टिफिकेट, मेट रिसिप्ट और डिपॉजिट रिसीव नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सर मेट रिसीव बता दो क्या होती है? मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। सर आपने देखा है फिल्मों के अंदर क्या होता था? फिल्मों के अंदर क्या होता है? फिल्मों के अंदर दोस्तों आपने देखा होगा
फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कि वो जो एक जब जहां शिप होता है ना, वहां बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, कंटेनर होते हैं, इसके अंदर इतने बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, इसके अंदर सामान गाड़ियां वाड़ी डालते हैं, देखा होगा आपने। तो वो कंटेनर शिप पे लोड होते हैं। तो जो कमांडिंग ऑफिसर होता है ना शिप का, जो कंटेनर लोड करवाता है शिप के अंदर, तो वो एक रिसिप्ट देता है, दैट इज कॉल्ड मेट रिसिप्ट। और उस रिसिप्ट को हम क्या बोलते हैं, वो रिसिप्ट ये होता है कि हाँ आपने जो शिप में लोड कर दिया सामान, कंटेनर इतने बड़े बड़े नहीं देखा आपने पीले कलर के, देखना एक बार। कार्गो बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं, कार्गो। दिखाता हूं ना यार, गूगल का जमाना है, सबके पास, हमारे पास है। कार्गो कहते हैं उनको। ये तो फिल्म आ गई, शिपिंग। आओ दोस्तों, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो दोस्तों, बड़े बड़े कंटेनर देख रहे हो आप, ये देख रहे हो बड़े बड़े कंटेनर, ये है। ये जब शिप पर लोड होता है तो शिप का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है क्या करता है, जिस बंदे ने लोड करा उसको एक रिसिप्ट देता है, दैट इज कॉल्ड मेट रिसिप्ट। उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, मेट रिसिप्ट कहते हैं। ये तो आग लग गई, ये देखो, ये वाले कंटेनर की बात कर रहा था मैं, ये वाले। अब आ रहा समझ में, अच्छा लगता है ना जब गूगल पे दिख जाता है साफ साफ। तो दैट इज कॉल्ड मेट रिसिप्ट। तो मेट रिसिप्ट, शेयर सर्टिफिकेट और डिपॉजिट रिसिप्ट, वो तीन याद रखना, ये तीनों नेगोशिएबल नहीं होते दोस्तों। अ बिल विच इज नॉट एन इनलैंड बिल डीम टू बी फॉरेन बिल, अच्छा बिल्कुल सही, वो बिल जो इनलैंड बिल नहीं है वो फॉरेन बिल ही तो होता है। ट्रू है। और डेफिनेशन भी ये कहती है, वो इनलैंड बिल की डेफिनेशन समझाई थी, जो इनलैंड बिल नहीं है वो फॉरेन बिल है। Where the bill is drawn, accepted and endorsed for the consideration, it is fictitious bill। अगर कोई बिल ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिक्टिशियस बिल वो बिल होता है जब फिक्टिशियस, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। ऐसे पर्सन ने इशू कर दिया जो पर्सन का एग्जिस्टेंस नहीं है, और ऐसे पर्सन पे इशू कर दिया जिस पर्सन का एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर पर्सन फिक्टिशियस पर्सन है, अगर उन्होंने बिल एक्सेप्ट करा है, उन्होंने बिल ड्रॉ करा है या एक्सेप्ट करा है, तो वो फिक्टिशियस बिल होता है। फिक्टिशियस पर्सन वो पर्सन होते हैं जिन्होंने बिल इशू तो कर दिया था, फिर मर गए या कुछ हो गया, एग्जिस्टेंस खत्म हो गया उनका, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस पर्सन। तो अगर कोई भी पर्सन बिल ड्रॉ करेगा, एक्सेप्ट करेगा कंसीडरेशन के लिए, तो वो फिक्टिशियस बन जाएगा। नहीं, फिक्टिशियस पर्सन अगर बिल ड्रॉ करेगा तब फिक्टिशियस बनेगा। ये फॉल्स है आपके पास आंसर। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट होता है, वो इनकोटेड होता है, हाँ बिल्कुल सही, ट्रू है। आपको दिख रहा है, आप पेपर में कर लोगे नहीं कर पाओगे सर, बिल्कुल कर लेंगे अगर हमने वो बात पढ़ ली ना। कुछ आपको कह रहा हूं 90 प्लस आते हैं यार, प्लस आते हैं भाई, बस मेहनत तो करो एक बार। A check is a bill of exchange। हाँ दोस्तों, a check is a bill of exchange drawn on a specific banker payable on demand। अब मुझे बताओ, चेक क्या किसी बैंक के ऊपर ड्रॉ करते हैं? हाँ, किसी बैंक पे डालते हैं। क्या वो पेबल ऑन डिमांड होता है? हाँ, पेबल ऑन डिमांड होता है। सही तो कह रहा है कि चेक हमेशा पेबल ऑन डिमांड होता है और बैंक हमें उसका पैसा देता है, स्पेसिफिक बैंकर। A negotiable instrument we mean written document by which are right to give a person and transfer according with the provision। बिल्कुल सही। एक negotiable instrument का मतलब क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसको एक तरीके से दूसरी जगह पर ट्रांसफर किया जा सकता है, तो दैट इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सही, डेफिनेशन पूरी आ रही है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से। क्या क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर है। तो मैंने आपको आज की क्लास के अंदर ये करा दिया। अब मैं अगली क्लास में आपको 45 सारे के सारे एक ही क्लास के अंदर एमसीक्यू खत्म करा दूंगा और हमारा सीएमए फाउंडेशन लेवल पर नेगोशिएबल पूरा खत्म हो जाएगा। इंटर लेवल फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ये तो करेंगे पीछे का, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पीछे का फिर दोबारा यही पढ़ना होता है हमें, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे इंटर लेवल फिर दोबारा। ठीक है दोस्तों, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एमसीक्यू करेंगे और सारे चैप्टर को यहां पर खत्म कर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम नया चैप्टर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।